नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रहे होंगे अच्छे से। चलना भी चाहिए यार, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। और मेरा एक खुद का ओपिनियन रहेगा कि अपना पढ़ाई ना सिर्फ शिक्षक के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि शिक्षक एक सिलेबस के अनुकूल सिलेबस को ख़त्म करते हैं, कोर्स को ख़त्म करते हैं, लेकिन आपका रिवीजन ही आपके लिए सब कुछ होगा। तो आप जिनसे भी जितना भी पढ़े हैं उस चीज़ को लगातार आप रिवीजन कीजिए और उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। बैठ करके एक जगह बनाइए, उसको 2 से 3 बार बनाइए प्रत्येक मैथ को, सेट प्रैक्टिस कीजिए। ये अभी एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाने का बहुत ज़बरदस्त काम करेगा ज़रा, तो इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए इसी बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। जो उसमें है सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी ऐसे कहा जाता है, सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, मुद्दा ये बोला। अगला 15 चैप्टर में जो है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग कहेंगे प्रायिकता। ठीक है, अब आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे को हिंदी इंग्लिश बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, लेकिन इस ज़माने में थोड़ा सा इंग्लिश की ज़रूरत है। सिर्फ हिंदी पर आधारित नहीं रहना। अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ भी रहे हो फिर भी कम से कम 50% ध्यान आपका इंग्लिश पर होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना है, हर चीज़ इंग्लिश में चल रहा है, तो आपको भी इंग्लिश का वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, इसको सीखने में क्या दिक्कत है? जहाँ तक सीख सकते हैं वहाँ तक सीखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माध्य के। क्या के? माध्य के। माध्य को इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। मैंने मुद्दा ये बोला कि माध्य है क्या। देखो, 2 चीज़ है। इसको सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट के तौर पर समझेंगे कि माध्य कहते किसको हैं। देखिए, माध्य कहिए या औसत कहिए, बचपन में यदि आप कभी औसत पढ़े होंगे तो औसत नहीं, रुक जाइए, पहले माध्य के बारे में समझेंगे, फिर मध्यिका के बारे में समझेंगे, फिर बहुलक के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं माध्य के बारे में। माध्य है क्या? तो माध्य जो है यहाँ पे जिसको हम लोग औसत भी कह सकते हैं। औसत मतलब हो गया एवरेज, इंग्लिश में जिसको कहते हैं एवरेज। हर शब्द का प्रयोग करेंगे ताकि आप आने वाला समय में जब भी आप सुनो किन्हीं के मुंह से तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो औसत को ही एवरेज इंग्लिश में कहा जाता है। ऐसे तो माध्य को मीन कहा जाता है। सर दोनों में अंतर? दोनों में कोई चीज़ का अंतर नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं, दोनों सेम चीज़ है। औसत कह दीजिए या माध्य कीजिए कह दीजिए, जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि किन्हीं के घर में कोई बंदा है जो 2 रोटी खाते हैं, कोई बंदा 3 रोटी खाते हैं, कोई बंदा 8 रोटी खाते हैं, कोई बंदा 7 रोटी, कोई बंदा 2 रोटी खाते हैं। ठीक है, अब चीज़ को समझिए। 8 7 15 2 17 3 20 2 22 हो गई। अच्छा, 5 बंदा, एक बंदा और कर दी भोला। मान लीजिए कि 6 रोटी कोई बंदा है जो 6 रोटी भी खाता है। ठीक है, इसके घर में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। किसी का क्षमता है जो 2 रोटी खाने का, किसी के पास 3 रोटी खाने का। अगर आपसे पूछे कि चलो बताओ भाई कि तुम्हारे घर के प्रत्येक लोग कितने रोटी खाते हैं, तो क्या बताओगे? नहीं बता सकते हो तो इसमें क्या बोलिएगा बताइए? 8 रोटी कहिएगा, गलत बात। कहाँ सब कोई 8 रोटी खा रहा है? 2 रोटी कहिएगा, वो भी नहीं कह सकते हैं। 3 रोटी बोलिएगा, नहीं बोल सकते हैं। तब यहाँ पर काम आता है कौन चीज़? औसत। औसत उसको कहते हैं जो लगभग सब पर लागू हो, एवरेज, मतलब सब के मिला करके चला जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग एवरेज। जैसे हम थोड़ा सा एक और उदाहरण देना चाहेंगे। अभी कहा जाता है कि एक मनुष्य की आयु जो है एवरेज लगभग कितना है? 60 वर्ष है, 60 से 65 वर्ष। तो एवरेज के मतलब ये हुआ कि इन सबसे ज़्यादा लोग हैं, जो ये देखा गया कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोग 60 से 65 साल तक के बीच में जी पाते हैं, उसके बाद में मर जाते हैं। ठीक है, उसको कहा गया एवरेज। अधिकांश लोग जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं, है ना, पहला। दूसरा क्या हो गया भाई, क्या आप देख लीजिए, अगर 65 साल एवरेज रखा गया है, वैज्ञानिकों ने रखा है, तो क्या 65 साल से ज़्यादा दिन तक कोई व्यक्ति जीता ही नहीं है? बिल्कुल जीता है। 65 साल से कम कोई व्यक्ति जीता नहीं है? बिल्कुल जीता है। तो एवरेज का मतलब हो गया जो लगभग सब पर लागू होता है और लगभग में डाटा लिया के चला जाता है कि हाँ अनुमानता है ना। तो देखिए बोला, तो औसत के फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या मतलब जो भी डेटा दिया गया उसको टोटल को जोड़ दीजिए, अब बटा में कुल संख्या कहाँ रख दीजिए? नीचे रख दीजिए। समझ में आ गया?
तो कुल तो यानी 2 + 3 + 8 + 7 + 2 + 6। अब बटा में कितना हो गया भला? 3 बंदा टोटल कितना बंदा? 6 बंदा। अब जोड़ देते हैं 6 × 2 = 8, 8 × 7 = 15, 15 × 2 = 17, 3 × 20 = 8, 28 बटे कितना हो गया? 6। अगर हम इसको भागा दें तो 6 × 4 = 24, बच गया 4, तो 4 दशमलव के बाद 0 दे दीजिएगा, अंक बैठाइएगा तो 0 बैठेगा, तो 40 बन गया। तो 6 × 6 = 36 हो गया, फिर 4 बचा इतना। यानी कि इतना रोटी है जो पर व्यक्ति क्या हो रहा है, खा रहा है। 4.6 औसत निकल के आया ये कि 4 दशमलव कितना 6 रोटी प्रति व्यक्ति का औसत पड़ रहा है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और मैं देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे कहीं ना कहीं 20 रुपया की ज़रूरत है किसी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, चंदा मांगने जब मैं गया तो कोई बंदा हमको दिया 2 रुपया, कोई बंदा दे दिया 8 रुपया, कोई बंदा दे दिया 6 रुपया, कोई बंदा दिया 4 रुपया। ठीक है, टोटल अभी 20 रुपया हो गया। 8 2 10, 7 6 4 10, 20 रुपया हो गया। अब चीज़ को समझेंगे, मुद्दा क्या है कि यदि मैं इसका औसत निकालूं तो टोटल 20/4 बराबर कितना आया? 5 आया। यानी यदि 5 प्रत्येक बंदा कितना कितना देता, 5-5 रुपया देता, तब हमको बात बराबर पड़ता। समझ में आ रहा बात? प्रत्येक बंदा ऐसे तो दिया 2 रुपया, कोई दिया 8, कोई दिया 6, लेकिन 20 रुपया मेरे को पूरा हो गया कि नहीं हो गया? कहने का मतलब बोला कि जो बंदा ज़्यादा दिया वो इसमें शिफ्ट हो गया, जो बंदा ज़्यादा दिया वो इसमें शिफ्ट हो गया, इसमें शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा? काम देता है वही ना मेंटेनेंस होता है। तो जैसे ये बंदा 2 रुपया दिया, हमने मांगा कि 5 रुपया तुमको देना, लेकिन दिया कितना? 2 रुपया। अगला बंदा हमको 8 रुपया दे दिया, तो 3 रुपया बढ़ा ना, यहाँ घाटा 3 रुपया, तो यहाँ बढ़ा ना, तो मेकअप हुआ ना। इसी को क्या कहते हैं? औसत। तो औसत हमारा कितना है? 5 रुपया। समझ में आया बात? चलिए, इसी को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब बात ये रह गया, माध्य निकालने का बहुत सारा तरीका है बहुत सारा तरीका। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो आजकल के बच्चों को पूछा जा रहा है, हर बच्चा आजकल यही चाहता है कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम ही मेहनत में मेरे को नंबर आ जाए। लेकिन मैं ये बोलूँगा, ठीक है, नंबर लाने के लिए यदि पढ़ रहे तो बात सही है, लेकिन यदि नॉलेज के लिए पढ़ रहा है तो नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी विधियाँ, बताइए, आप तो पढ़ चुके हैं, बताइए कितनी विधियाँ होती हैं माध्य निकालने की? 3 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ? 3 विधियाँ। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है विचलन विधि, और तीसरा होता है पग विचलन विधि होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा तक यूजफुल कौन है? प्रत्यक्ष विधि, जो कि हम प्रत्यक्ष विधि से ही समझाएंगे। क्योंकि कोई भी बंदा आज तक, पहले के ज़माने में 2010 के आसपास जो है, अभी 14 चल रहा है, 2012-13 के आसपास जो है विचलन विधि, पग विचलन विधि सब पूछा जाया करता था, अनुमान हमको लगा। लेकिन अरे कोई बच्चा वीडियो देखेगा तो कहेगा क्या, सर अंगवाल पंगवाल थे। तो सुबह का समय बज रहा है, 5 बज रहा है, तो अंगवाल पंगवाल रहबे ना करेंगे, हल्का फुल्का जमाई तो अबे करेगा। चल देख बोला मुद्दा ये है कि माध्य निकालने की जो टोटल कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सा विधि? एक होता है कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है बोला। और दूसरा होता है कौन सा विधि? विचलन विधि। और तीसरा कौन सा होता है? पग विचलन विधि। हाँ, पग विचलन विधि। कहोगे तो तीनों का उदाहरण जरूर बता देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को ज़रूरत नहीं है। आप लोग बुक में भी तो थोड़ा बहुत देख लिया करो ना, है ना। 3 विधि हम लोग सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यक्ष विधि। बोर्ड एग्जाम में हर लिहाज से, हर तरीक़ा से कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्रत्यक्ष विधि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई महत्व ही नहीं रखता है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में यदि पूछ देता है कि विचलन विधि से ही माध्य बनाना है, तब तो बच्चा लफड़ा में पकड़ा गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब लास्ट मैथ हो जाएगा ना, तो 1-2 को बता देंगे, एगो विचलन से भी बता देंगे, एगो पग विचलन से भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा के अंतर होता है। ठीक है, चलिए, मुद्दा ये है कि सर डाटा जो होता है, देखिए पहली बात ना है जाए कि माध्य माध्यक बहुलक है क्या। इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने बोला? माध्य, माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं जिसको, माध्यिका जैसे जनरली कहते हैं, माध्यिका, और क्या पढ़ने वाले हैं? बाहुलक। मेरा रसगुल्ला देखो, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि माध्य माध्यक बाहुलक है क्या आखिर? तो 100 बात के एक बात, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तीनों के तीनों क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब क्या? अभी जो मैंने बताया आपको कि एगो दिया 2 रुपया, एगो दिया 8 रुपया, एगो दिया 4 रुपया, एगो दिया 6 रुपया, तो सब जो 5-5 रुपया आया वो केंद्रीय प्रवृत्ति ही था मेरा ना। कितना क्या था?
केंद्रीय प्रवृत्ति था मेरा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि किसी से कम बेस ना लेकर के अगर हम टोटल से कितना कितना रुपये लें, 5-5 रुपया लें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। तो यही इसी को कहते हैं सेंटर पॉइंट, है ना। तो तीनों के तीनों किस प्रकार का माप का आंकड़ा हमें देता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ये तीनों के तीनों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करने का क्या है, तरीका है, एक नियम है, एक विधि है ना। चलिए, तो डाटा जो है, जितने भी डाटा हैं इस दुनिया में, उस सभी डाटा को है जो आप माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी निकाल सकते हैं और बाहुलक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डाटा जनरली जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या होता है बोला, अवर्गीकृत। मुद्दा क्या है बच्चा, पता है क्या, तुम्हारे BTBC के किताब में ना इस तरह का चीज़ दिया ही नहीं गया है। बच्चा लोग फंस जाएगा यार। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कड़ाक से एकदम अवर्गीकृत आंकड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपके BTBC के किताब में देखा गया, जब KC में दिया गया है, जबकि BTBC में नहीं दिया गया है। BTBC में सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ा का चर्चा है, अवर्गीकृत का आंकड़ा चर्चा नहीं है। अब बोर्ड एग्जाम में सर कैसे पूछेगा, एक बात होता है बोला कि माध्य से एक क्वेश्चन पक्का, माध्यक से भी एक क्वेश्चन पक्का, बाहुलक से भी एक क्वेश्चन पक्का, एकदम चाहे तीनों मिला के एक ही को में पूछ दे, चाहे अलग अलग पूछे, लेकिन एक का क्वेश्चन जरूर तीनों से पूछेगा, वो भी सब्जेक्टिव में पूछेगा। सर ऑब्जेक्टिव में कौन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करना। दुनिया में आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत। देखिए, आप पहले समझेंगे तब ना, जड़ को नहीं समझेंगे बोला बड़ी दिक्कत होगा जरा। अब ठीक है, मैं उदाहरण देकर के फटफट बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, वो भी वक्त आएगा, लेकिन इस चीज़ों को समझ लीजिए, सबको समझाने वाला नहीं है, इसको पहले बढ़िया समझ लीजिए। अवर्गीकृत के समझा में मतलब जो सजा हुआ ना हो या जो सारणी में ना लिखा गया हो, समझ में आ रहा है, जो सारणी में ना हो, जो सारणी में नहीं लिखा गया है उसको क्या कहेंगे, अवर्गीकृत। और जो सारणी में लिखा गया, सजा करके लिखा गया है, उसको क्या कहेंगे, बोलिए, हाँ वर्गीकृत। बस इस दोनों का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज़ के, अवर्गीकृत आंकड़ा यदि दिया रहे, प्रश्न में यदि कौन सा आंकड़ा दिया रहे, अवर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे। आंकड़ा मैंने कुछ नहीं पता, कोई डाटा, आंकड़ा मैंने कुछ भाई डाटा। डाटा मतलब जैसे कोई भी काउंट घटा, कोई भी जैसे फलन में 2 रोटी खाया, चिलन में 10 रोटी खाया, 20 रोटी खाया, 2 रोटी, 3 रोटी, 8 रोटी, तो ये क्या है, एक डाटा है ना। डाटा जिसको हम लोग कहते हैं आंकड़ा इकट्ठा करना, जानकारी कलेक्ट करना, है ना। तो जब किसी भी जानकारी को ही माध्यक निकाला जा सकता है। तो चलिए, अवर्गीकृत आंकड़ा कैसे रहेगा बोला, देखिए हम उदाहरण दे रहे हैं, साफ हम उदाहरण देंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे लिखल रहेगा कि एक विद्यार्थी जो है 5 विषयों में, है ना, 5 विषयों में क्रमशः कितना नंबर लाता है भाई, किसी में 30 ले आया, किसी में 50 ले आया, किसी में 60 ले आया, किसी में 70 ले आया, किसी में 80 नंबर लाया। इतना नंबर बंदा वो लाया, ठीक है बोला। 5 सब्जेक्ट में परीक्षा दिया, एक सब्जेक्ट में 30 नंबर, एक में 50, कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट का नाम, कोई दिक्कत नहीं मैटर में। तो बताइए इसका औसत अंक क्या है, मतलब इसका औसत नंबर कितना आया, औसत यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, माध्य। तो इस तरह का डाटा अगर दिया रहे तो वो कैसा आंकड़ा कहलाएगा, अवर्गीकृत। सारणी में है पहले ना, तो जो चीज़ सारणी में है ही नहीं वो कौन आंकड़ा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो ऐसे अवर्गीकृत आंकड़ा का जो फार्मूला होता है हम उधर बनाते हैं, बोला इधर जगह नहीं है, हम इधर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे जो औसत बराबर, जिसको हम लोग कहते हैं औसत या कौची बोला, माध्य कहते हैं। हाँ, औसत या माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग, याद रखबा, कुल प्रेक्षणों का योग माने जोड़ ना बोला, नाट लो लिख लिया, बाटा में कुल संख्या, समझे। तब कुल प्रेक्षणों का योग मतलब हो गया बोला कि 30 प्लस में 50 प्लस में 60 प्लस में 70 प्लस में 80 और टोटल सब्जेक्ट कितना बोला, 5। अब जोड़ दीजिए 50 30 80 80 160 160 हाँ 60 हो गया 100 220 290 हो गई बोला 290। अब बटा में कितना बोला 5। अब इसको काट दीजिए तब 5 छक्का 30 जाते ना तब 5 25 पानी 8 40, यानी इतना अंक जो है उसका कौन अंक कहलाएगा, औसत अंक कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है
कि टोटल नंबर बुलाया 290 नंबर। तो यदि सब सब्जेक्ट में 58 नंबर लाता फिर भी उसका कितना ही आता, 290 नंबर ही आता। समझ में आया? तो उसी को कौन सा अंक कहा गया है, औसत अंक कहा गया। एक विद्यार्थी को औसत अंक समझ में आया? चलिए वेरी गुड। एवरेज कभी उसको क्या कहते हैं, क्रिकेट कार्ड खेले हैं कभी? क्रिकेट कार्ड एगो आता है जिसमें सभी खिलाड़ियों के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाया, कितना मैच खेला, क्या किया क्या नहीं खेला। ठीक है, जुआ, उस पर ताश भी रहता है, एक साइड में ताश कभी जुआ कभी शंभू रहता है ना, एक का बेगम बादशाह, सब उस पर लिखा हुआ रहता है। उसमें क्या होता है, सबका औसत विकेट लिखा होता है, औसत रन लिखा हुआ रहता है। देखते उसमें एवरेज लिखेगा, फलाना कितना के स्पीड से रन मारा। जैसे केकरो में रहता है, सचिन तेंदुलकर में था 183 दशमलव कुछ, मतलब कि 183 दशमलव कुछ के मतलब ये हो गया कि सचिन तेंदुलकर ने एवरेज प्रत्येक मैच के हिसाब से वो कितना रन बनाया, 183 रन प्रत्येक मैच में बनाया। बाप रे बाप, बता दीजिए कितना ढेर सारा डाटा है ना। जैसे इसमें हाँ स्ट्राइक रेट, जिसको स्ट्राइक रेट हालांकि अलग चीज़ है, एवरेज अलग चीज़ है, औसत रन रेट अलग चीज़ है। ठीक है, हाँ जैसे आप मैच देखते होंगे तो उसमें भी लिखाता है कि 5 ओवर है, इतना रन बनाना है, इसका मतलब प्रत्येक ओवर में इतना रन इनको बनाना पड़ेगा। देखते हैं ना मैच में कभी कभी लिखा हुआ रहता है, कभी कभी नहीं, हमेशा लिखा हुआ रहता है। तो कभी कभी आप लोग लड़के लोग देखते होंगे, लड़का लोग तो लगभग देखता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि 5 मान के चलिए 12, तब 12 रन, तो 12 रन है जो औसत लिखा हुआ होता है कि प्रत्येक ओवर में कम से कम 12 रन लगेगा तब बंदा मैच जीत पाएगा। इतना सब बात समझ में आया? चलिए दूसरा जो प्रश्न पूछता है, दूसरा बहुत ही सुंदर सवाल है। बोला ऐसे पूछेगा, मेरा रसगुल्ला जानते हो तुम लोग को पता नहीं है, प्रथम पाँच कौन संख्या, अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। बड़ी कमाल की संख्या, औसत ज्ञात संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात करें। समझ में आ रहा है? प्रथम कौन सी संख्या बोला, 5 गो कौची लेना है, अभाज्य लेना है। अब बताइए तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, बोलिए। नहीं बोलता है, अरे अभाज्य संख्या नहीं पढ़ाएं जी। हाँ वेरी गुड, बस रहने दीजिए, हो गया। तब हमारा औसत है ना निकाले के रहला है, तो औसत बराबर कौची पहले कुल योग बटा कुल संख्या, शॉर्टकट में, या ऐसे तो बोला जाए कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, ऐसे ना बोला जाए, लेकिन बात वही है। कुल योग मैंने सबके जोड़ दे भी बोला। चलिए वेरी गुड। तो बोर्ड एग्जाम में देखते हैं, बोर्ड एग्जाम में देखिए मात्र क्वेश्चन क्या पूछा पता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बस इतना ही दिया नहीं रहेगा ये वाला, ये तो हम लोगों ने निकाला, सिर्फ भाषा में रहेगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। ला तब पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या जान तो लीजिए कि कौन कौन होता है। एग्जाम कई बार चीज़ों को प्रदर्शित कर सकता है, कई बार नहीं भी कर सकता है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5 ना, तब 5 से भागा देंगे ना। टोटल क्या को बंदा ले 5 को ना, चलो जोड़ा 5 3 और 2 10 7 17, 17 11 कितना हो गए, हाँ 28, अब बटा में 5, फिर से एक और जोड़ ला, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 1 18, 10 28, इसको भागा देते हैं। ठीक है, तो भागा देंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 3 बचा, 5 6 23, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया औसत। हो सकता है कल होकर कह दे कि प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत, तो 3 को सम संख्या ले लीजिए शुरू से, अगर प्रथम लगा रहेगा तो शुरू से लेना बात है ना। आप 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, ऐसे कौन वाला 5 को हमने ली, वो क्वेश्चन में दे ले रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग पढ़ने वाले कौन सा आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। देख बोला वर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा डेटा जो हम कह रहे थे, दूसरा कंसेप्ट जो था वो बात रहा था वर्गीकृत आंकड़ा का। तो वर्गीकृत आंकड़ा तो जस्ट सारा का सारा है ये तुम्हारा बुक में जितना भी उदाहरण दिया गया है सब के सब कौन सा आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा ही तो है। देखिए अब बात रह गया कि वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकाला जाता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए इधर देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्यों को फार्मूला, ऐसे तो सब लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कहो तो तीनों लिखवा देते हैं। अच्छा हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि मैंने जो नोट्स बनाया किया उसमें तीनों विधि का वर्णन किया हूँ या नहीं किया हूँ, ये मुझे कोई बता दे।
मुझे ऐसा लगता है कि हम देना चाहिए, नहीं वो तो हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कंप्यूटर वाला जो कंप्यूटर से टाइपिंग करके जो बना है ना, उससे वो दिखाइए, देखें। ये हाँ, एक रो में है ये भला, बिल्कुल है। हाँ अच्छा, ये भी तो है ही, चलो ठीक है। हाँ इसमें भी है, ये तीनों विधि लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लावा देखें इसमें, हाँ इसमें जो है, हाँ इसमें भी लिखा हुआ, एक ही सारणी से देखिए, प्रत्यक्ष विधि से भी बनाए हैं, लघु या विचलन विधि से भी बनाए हैं, नीचे में कुछ लिखा है पग विचलन विधि से भी बनाए है ना। चलिए डाटा सेम दिए हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 विधि से है जो होता है बोला है ना, ठीक है। लड़ा पकड़ा हो गए। तो ध्यान देना रहा बच्चा, देखो पहला जो है, चुप, पहला जो है कौन सा विधि कहलाता है? प्रत्यक्ष विधि, बतैलिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 3 विधि से जो हल करेंगे वो वर्गीकृत आंकड़ा को करेंगे। हाँ, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए 3 विधि से हल किया जाता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो माध्य बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये होता है। सिग्मा आप बड़की सिग्मा लिखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा इसको ना लघु विधि भी कहते हैं या विचलन विधि भी कहते हैं, ठीक है। विचलन विधि से जो फार्मूला होता है ना, विधि से माध्य बराबर जो फार्मूला होता है, चलिए बताइए को, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। समझ गए बात के? अच्छा, तीसरा जो फार्मूला होता है वो कौन सा विधि होता है भाई? ताकि पग विचलन विधि होता है। कहोगे तो एगो सरनिया में तीनों के बता ही देवी लगले बोला, एगो उदाहरण है ना, पग विचलन विधि से है ना, इसका जो माध्य बराबर फार्मूला होता है पता है क्या होता है? ए प्लस एच इंटू, एक ऐसे करते हैं सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अब बटा में सिग्मा एफ आई। बस ये नहीं हट पाया, सिग्मा एफ आई कैसे लिखे हैं? अरे हे यार, लो इसको इधर लिख देते हैं। माध्य बराबर जो फार्मूला होता है वो ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये होता है फार्मूला, ठीक है। बस जितना फार्मूला हमें देना था हमने दे दिया माध्य के लिए, लेकिन बनाना है, मैं फिर से वो बोलूँगा प्रत्यक्ष विधि से ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये सारी विधि का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में समय भी बचाना होता है। कोई भी विधि से बनाएंगे तो आंसर उतना ही आने वाला है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत रत्ती भर भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम लोग एक्सरसाइज कल नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का पढ़ाया हुआ क्लास कैसा लगा? कि आपको कुछ सीखने को मिला? और यदि सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर देखना पसंद कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि लोग कॉमेडी रील्स वगैरह, छोटे छोटे रील्स को देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना है यार, छोटे छोटे रील से नहीं ज़िंदगी नहीं बनने वाला। जब तक आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखिएगा, समय जब तक नहीं दीजिएगा ना, तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाइएगा। और मेरे हिसाब से सीखने के लिए यदि आप समय दे रहे हैं कहीं पे, तो इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकता है। आप अपना मनोरंजन का समय कीजिए ज़रूर, लेकिन उसको वक्त ज़्यादा मत दीजिए, ख़राब मत कीजिए। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। घर पे एक जगह अस्थायी रूप से, घर के कोना में कहीं भी, जहाँ भी शांति आपको मिले वहाँ पे बैठ करके चीज़ों को रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार चीज़ों को पढ़िए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने शरीर के हर रग रग में बसा लीजिए, तब जाके वो बोर्ड एग्जाम में आपसे बन पाएगा। आप चीज़ें भुला नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, फार्मूला याद रहेगा हमेशा, और आप जब अच्छी तरीक़ा से लिख पाएंगे तो आपका नंबर भी बेहतरीन से बेहतरीन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस यही एक अनुरोध है कि 1K पूरा करने में मदद ज़रूर करो दोस्त।